अध्याय 51 ज़ेड लोट्स। चेन जियांग सिल्वर टूथ वुल्फ की लाश को देखने के लिए मुड़े। उसने कुछ देर तक देखते हुए हाथ हिलाया। उसके हाथ से एक आग का गोला निकला जो भेड़िए की लाश पर गिरा और उसे राख में बदल दिया। गुस्से में वही ये जियाओ से अलग दिशा में चला गया। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में एक आकृति लगातार तेज गति से चमक रही थी। यह आकृति ये जियो थी। सिल्वर टूथ वुल्फ का शिकार करने के बाद ये जियाओ का अभी तक दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से सामना नहीं हुआ है। दोपहर हो चुकी थी और ये जियाओ के स्थानिक बैग में केवल एक ही दूसरी रैंक का जानवर कोर था। अभी दोपहर ही हुई थी लेकिन जंगल में मौजूद लंबे पेड़ों के कारण सूरज की अधिकतम रोशनी अवरुद्ध हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो रही हो। अचानक ये जियाओ ने पानी के बहाव की आवाज सुनी। वह उस दिशा में चला और देखा, वह एक बड़ी झील थी। झील के मध्य में एक कमल खिला हुआ था और कमल के किनारे एक बड़ी लाल छिपकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस कमल की रक्षा कर रहा हो। रक्त छिपकली। ये जियाओ ने खूनी छिपकली को देखा और पहली नजर में ही उसे पहचान लिया। जब वे सिल्वर मून संप्रदाय के अनुयायी थे तब उन्होंने एक पुस्तक में इसका चित्र देखा था। वह भी दूसरे दर्जे का जादुई जानवर था। रक्त छिपकली में तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर के रूप में विकसित होने की क्षमता भी थी। रक्त छिपकली को देखने के बाद ये जियाओ ने उस कमल को देखा जिसकी रक्षा इस रक्त छिपकली द्वारा की जा रही थी और आश्चर्य से कहा, ज़ेड लोट्स। हे भगवान, ये वास्तव में ज़ेड लोट्स है। कमल को देखकर ये जियाओ बहुत उत्साहित होने के साथ साथ उत्तेजित भी हो गया। ज़ेड लोट्स एक उपचारात्मक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है। ये रैंक 3 और उपचार की गोली बनाने के लिए मुख्य घटक भी था। यदि ओरिजिन कोर क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल विशेषज्ञ कच्चा ज़ेड लोट्स खाएगा तो वह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो सकता है। और यदि ज़ेड लोट्स को उपचार की गोली में परिष्कृत किया जाए तो इसके प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। यहां तक कि एक मार्शल किंग रियलम मार्शल कलाकार भी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। हालांकि ज़ेड लोट्स को रैंक 3 की हीलिंग गोली में परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन इस गोली का प्रभाव रैंक 4 की औषधीय गोली से भी बेहतर है। इसलिए ये रैंक 4 की गोली से कई गुना महंगी भी है। ज़ेड लोट्स का भी आना बहुत दुर्लभ है। यहां ज़ेड लोट्स को देखकर ये जियाओ जाहिर तौर पर बहुत उत्साहित हो गए। भले ही वह अभी एक औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की अग्नि आत्मा नहीं थी और न ही उसने किसी अग्नि तत्व मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास किया था, फिर भी अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वह इसे खा सकता है। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये ज़ेड लोट्स पाना ही है। ये जियाओ ने जलती हुई निगाहों से ज़ेड लोट्स को ध्यान से देखा। उसने अपनी नजरें घुमाई और खूनी छिपकली की ओर देखा और सोचा कि यह भी एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर है और वह इसके जानवर के मूल के लिए उसका शिकार कर सकता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि यह झील में था। ये जियाओ झील में इससे नहीं लड़ सकता, अन्यथा वह निश्चित रूप से हार जाएगा और इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि खूनी छिपकली के लिए पानी स्वर्ग जैसा है और ये जियाओ पानी में अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है। और दूसरा कारण यह है कि अगर उसने खूनी छिपकली को पेशाब कर दिया तो हो सकता है कि वह तुरंत ज़ेड लोट्स को खा जाएगी और वह इस नुकसान को सहन नहीं कर पाएगा। ये जियाओ सोचने लगा कि खूनी छिपकली को पानी से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन अफसोस कि काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा आइडिया नहीं सूझा। उसने खूनी छिपकली की ओर कई छोटी चट्टानें फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन उस खूनी छिपकली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर ये जियाओ इतना क्रोधित हो गया कि वह इसका वर्णन नहीं कर सकता। यहां तक कि एक जानवर भी अब उसे नजरअंदाज कर रहा है। ये जियाओ अभी भी अपने दांत पीस रहा था जब पक्षियों का एक झुंड उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और गायब हो गया। अचानक ये जियाओ की आंखें चमक उठीं और उन पक्षियों के झुंड को देखने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। उसने रक्त छिपकली को देखा और फिर ज़ेड लोट्स को देखा। उसकी आंखों में लालच आसानी से देखा जा सकता था। अचानक उसकी पीठ से कुछ निकला। ये पंखों का एक जोड़ा था। काले पंखों की एक बहुत ही सुंदर जोड़ी जिस पर सुंदर सुनहरे पैटर्न की कढ़ाई की गई है। यह एक दिव्य अजगर का पंख था। स्वर्ग का पंख दिव्य ड्रैगन को निगलने वाला।
ये जियाओ झील के केंद्र की ओर उड़ गया और रक्त छिपकली के ऊपर हवा में रुक गया। ब्लड लिजर्ड की आंखें बंद हैं। उसने अचानक अपनी आंखें खोली जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो और फिर उसने खुद को देखा। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर इसकी नज़र ज़ेड लोट्स पर पड़ी। खुद को सुरक्षित देखकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये जियो रक्त छिपकली के ऊपर कुछ ऊंचाई तक उड़ता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी की नोक पर संघनित करना शुरू कर देता है। वह एक ही आश्चर्यजनक हमले से ब्लड छिपकली को मारने की योजना बना रहा था ताकि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने या जल्दबाजी में ज़ेड लोट्स को खाने का समय न हो। जब उसने अपनी तर्जनी के शीर्ष पर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर लिया तो उसकी उंगली से एक विनाशकारी शक्ति निकलने लगी। पवित्र उंगली कला, पहला कदम। ये जियाओ धीमी आवाज में चिल्लाया और खूनी छिपकली की ओर बढ़ा। ब्लड लिजर्ड को अचानक एक खतरनाक आभा तेज गति से उसकी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। ये चकमा देना चाहता था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जियाओ ने उसे चकमा देने का मौका नहीं दिया और उसके सिर पर वार कर दिया। परिणाम सिल्वर टूथ वुल्फ जैसा ही था। ये जियाओ की तर्जनी से रक्त छिपकली का सिर छेदा गया और उसमें से खून बहने लगा। ब्लड लिजर्ड को अपनी आखिरी दहाड़ निकालने का मौका भी नहीं मिला और वह उसी तरह मर गई। अध्याय 52, रंगीन धुंध। ये जियाओ ने एक बार फिर सीक्रेट फिंगर आर्ट का उपयोग करके रैंक 2 के जादुई जानवर को मार डाला। ये देखा जा सकता है कि सीक्रेट फिंगर आर्ट वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल था और कौन जानता है कि संपूर्ण सीक्रेट फिंगर आर्ट कितने गुना अधिक मजबूत है। जब खूनी छिपकली मर गई तो वह झील में डूबने लगी। ये जियाओ ने जल्दी से उसकी टूटी हुई खोपड़ी पकड़ ली और उसे झील से बाहर खींच लिया। एक बार फिर उसने रक्त छिपकली की लाश में जानवर के कोर की खोज शुरू की और उसे ढूंढने के बाद उसने उसे स्थानिक बैग में संग्रहित किया। ये रक्त छिपकली भी सीक्रेट फिंगर आर्ट की पहली चाल की चपेट में आने के बाद मर गई, इसलिए ये जियो को अब पुष्टि हो गई थी कि कोई भी रैंक 2 जादुई जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह पवित्र फिंगर आर्ट का उपयोग करके किसी भी रैंक 2 जादुई जानवर को एक ही वार से मार सकता है। सीक्रेट फिंगर आर्ट एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल था और यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं है जिसके पास हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल है। ऐसे कई अन्य लोग होंगे जिनके पास हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल होगा और हो सकता है कि लिन हाओ जैसा कोई व्यक्ति भी हो जिसके पास लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल हो। इसलिए एक ही चाल में खूनी छिपकली को मारने और यह पता लगाने के बाद भी कि कोई अन्य रैंक 2 जादुई जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये जियाओ को खुद पर बहुत गर्व नहीं हुआ, बल्कि उसने सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचा ताकि वह एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। प्रतियोगिता में रैंकिंग। खूनी छिपकली से छुटकारा पाने के बाद ये जियाओ एक बार फिर झील के केंद्र की ओर उड़ गया। जब वह झील के केंद्र पर पहुंचा तो उसने एक बार फिर ज़ेड लोट्स को देखा। वह बहुत उत्साहित हो गया। निस्संदेह वह उत्साहित होगा क्योंकि ज़ेड लोट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पाया जा सके। ऐसा आना बहुत दुर्लभ था। ये जियाओ का इससे सामना होना उसका सौभाग्य माना जा सकता है। उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। उसने ध्यान से ज़ेड लोट्स को पकड़ा और तोड़ लिया। ये जियाओ वापस लौट आया और पंखों का खूबसूरत जोड़ा उसकी पीठ से गायब हो गया। अब अंधेरा होने लगा था, इसलिए ये जियाओ को एक बड़ा पेड़ मिला और वह उस पर चढ़ गया। पेड़ की चोटी पर पहुंचकर वह एक शाखा पर बैठ गया और अचानक वहां से गायब हो गया। अंडस्को स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया। अंडस्को घास के मैदान के बीच में जो सुंदर फूलों से घिरा हुआ था, एक छाया अचानक दिखाई दी। उसके सामने परिचित ज़ेड पथ था, लेकिन इस बार वह उस पर नहीं चला। इसके बजाय वह उस तरफ चला गया जहां बहुत सारे फूल खिल रहे थे और ज़ेड लोट्स निकाल लिया। उन्होंने यहां ज़ेड लोट्स के पौधे लगाने और बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करने की योजना बनाई। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वहां ज़ेड लोट्स लगाया। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम पीछे हट गया क्योंकि जैसे ही उसने वहां ज़ेड लोट्स लगाया, वहां मौजूद सभी खूबसूरत फूलों से एक रंगीन रोशनी चमकने लगी।
ये जियाओ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और देखता रहा क्योंकि कहीं से एक रंगीन धुंध वहां दिखाई दी और ज़ैड लोट्स को घेर लिया। आह! यहाँ क्या हो रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ज़ैड लोट्स नहीं लगाना चाहिए था। ये जियो अब ज़ैड लोट्स के बारे में चिंतित था क्योंकि वह ये नहीं देख पा रहा था कि रंगीन धुंध के अंदर क्या हो रहा था। उसे चिंता थी कि ज़ैड लोट्स को कुछ हो सकता है, लेकिन वह क्या कर सकता है? कुछ नहीं। हालांकि स्वर्गीय मोती उसके दिल के अंदर था और वह उसके अंदर के खजाने का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सके। जब हेवनली पल उसके हृदय में विलीन हो गया, उसी क्षण से उसे हमेशा यह महसूस हुआ कि वह इसका सच्चा स्वामी नहीं था। नहीं, सच तो यह है कि उसके पास अभी भी स्वर्गीय मोती का स्वामी बनने की योग्यता नहीं थी। उसकी वर्तमान ताकत वास्तव में उसके साथ विलीन होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह जब चाहे स्वर्गीय मोती के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया के संसाधनों का उपयोग और आनंद ले सकता है। वह प्राचीन देवताओं की यादों के साथ विलीन हो सकता है। वह स्वर्गीय मोती से कई लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसके पास इसे नियंत्रित करने की योग्यता नहीं है। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि ताकतवर बनकर ही वह स्वर्गीय मोती का स्वामी बनने के योग्य हो सकता है। अब रंगीन धुंध के अंदर ज़ैड फूल के साथ कुछ हो रहा था और वह देख भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह असहाय महसूस कर रहा था। मुझे शक्तिशाली बनना है। ये जियाओ को एक बार फिर ताकत की जरूरत महसूस हुई। वह असहाय होकर रंगीन धुंध को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि रंगीन धुंध के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए वह वहीं बैठ गया और बिना पलक झपकाए रंगीन धुंध को देखता रहा। कुछ समय बाद घास के मैदान के खूबसूरत फूलों से निकलने वाली रंगीन रोशनी फीकी पड़ने लगी। जैसे जैसे रंग बिरंगी रोशनी फीकी होती गई, रंग बिरंगी धुंध भी पतली होती गई। अब वह ज़ैड लोट्स की रूपरेखा देख सकता है और धीरे धीरे वह एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गई। वाह! भगवान का शुक्र है, ये खत्म हो गया है। अब से मैं यहाँ कभी कुछ नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक क्षण रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ थी। बस जब ये जियाओ ने राहत की सांस ली और उसे वहां से हटाने के बारे में सोचा तो वह अपने रास्ते पर रुक गया। उसे लगा कि ज़ैड लोट्स में कुछ गड़बड़ है। ये पहले से बड़ा था और नहीं, यहाँ कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि यहाँ कुछ सही था। हाँ, ज़ैड लोट्स पहले से बड़ा था और यही बात उसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर भी लागू होती है। ये पहले की तुलना में 2 गुना बड़ा भी था। अध्याय 53 विकास। ज़ैड लोट्स की न केवल पंखुड़ियां पहले से 2 गुना बड़ी थी, बल्कि उससे निकलने वाली खुशबू भी पहले से कई गुना अधिक सुगंधित थी। इंतजार! अरे बाप रे! ये चौथे दर्जे की औषधीय जड़ी बूटी बन गई। ये जियाओ ने आश्चर्य से कहा। ज़ैड लोट्स तीसरे दर्जे की औषधीय जड़ी बूटी थी, लेकिन अब कौन जानता है कि रंगीन धुंध के अंदर इसमें किस तरह के बदलाव होते हैं। ये चौथे दर्जे की औषधीय जड़ी बूटी बन गई। ये स्वर्गीय मोती स्वर्ग को ललकार रहा है। ये जियाओ बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इतना कि एक पल के लिए वह प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ भूल गया और केवल बेहद उत्सुक दृष्टि से ज़ैड लोट्स को देखता रहा। उनकी राय में स्वर्गीय मोती निश्चित रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना था। सबसे पहले थी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक। ये साधना तकनीक पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, क्योंकि यह उसे अपनी चेतना के समुद्र में 9 ड्रैगन बनाने की अनुमति दे सकती थी और यह यही समाप्त नहीं होती है। ये साधना तकनीक उसे उन 9 ड्रैगन की सभी क्षमताओं का उसकी इच्छानुसार उपयोग करने की सुविधा भी दे सकती है। ये पहले से ही काफी हद तक स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। लेकिन फिर भी वहां 3 अलग अलग प्राचीन देवताओं की 3 अनमोल यादें थीं। पर्याप्त शक्ति के साथ वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों के साथ विलीन हो सकता है और उनके बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इन यादों का उपयोग ऐसे कर सकता है जैसे कि यह उसकी अपनी स्मृति और ज्ञान हो। तीसरी चीज थी वो 12 बड़े पहाड़। एक पहाड़ के अंदर लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन की खदान थी और जहां तक अन्य 11 पहाड़ों की बात है तो उसे पता नहीं था कि उनमें क्या है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद शेष 11 पहाड़ों में से 2 अन्य पहाड़ों में मिडिल ग्रेड की खदान है।
स्पिरिट स्टोन्स और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, ये सभी चीजें हैं जो पहले से ही स्वर्ग को चुनौती दे रही थी, लेकिन अब उन्होंने हेवनली पल की एक और क्षमता की खोज की, और वही ये है कि यह औषधीय जड़ी बूटी को अगले स्तर तक विकसित कर सकता है। ये जानना था कि सभी औषधीय जड़ी बूटियों की एक निश्चित रैंक होती है, लेकिन अब ये जियो हेवनली पल की मदद से औषधीय जड़ी बूटियों को अगले स्तर तक विकसित कर सकता है। ये भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता थी। कौन जानता है कि इस स्वर्गीय मोती में इस प्रकार की कितनी क्षमताएं हैं। इससे परिचित होने पर ही उसे इसकी सभी क्षमताओं का पता चलेगा, और यह केवल ताकत हासिल करने और मजबूत बनने से ही संभव है। उन्हें एक बार फिर ताकत का महत्व महसूस हुआ। मैं निश्चित रूप से बहुत मजबूत बनूंगा और स्वर्गीय मोती के रहस्यों को उजागर करूंगा। ये जियाओ ने खुद से कसम खाई। वह काफी देर तक नव विकसित जेड लोट्स को देखता रहा, और यह पुष्टि करने के बाद ही कि अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उसने एक गहरी सांस ली और हेवनली पल के अंदर की दुनिया से बाहर निकल गया। क्लाउड स्मोक 1 जंगल के अंदर मेरे कई छोटे बड़े पेड़ों से घिरी एक झील थी। झील से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, और इस बड़े पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर अचानक एक छाया दिखाई दी। ग्रर, ये जियाओ स्वर्गीय मोती से बाहर आया और एक बार फिर यहां प्रकट हुआ। वह अभी भी स्वर्गीय मोती के अंदर क्या हो रहा था, इसके विचारों में खोया हुआ था। तभी उसे बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आसपास इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एहसास हुआ कि बड़बड़ाने की आवाज उसके पेट से आ रही है। वह वास्तव में भूखा था, क्योंकि उसने क्लाउड स्मोक 1 के अंदर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए भी कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि क्यूई कंडेंसेशन रियलम कल्टीवेटर के लिए रात में जंगल में घूमना बहुत खतरनाक होगा। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि वह भूखा है, तो वह वास्तव में बहुत भूखा हो गया। हार मानकर वह उस बड़े पेड़ से नीचे उतर गया और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मैं वास्तव में बहुत बड़ा मूर्ख हूं। मुझे क्लाउड स्मोक 1 में प्रवेश करने से पहले स्थानिक रिंग के अंदर खाने के लिए कुछ जमा करना चाहिए था। मैं अब जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता, अन्यथा मैं प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा। ये जियाओ के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि वह जंगल के अंदर खाने योग्य किसी चीज की खोज कर रहा था। वह खूनी छिपकली को तो खा सकता है, लेकिन रात में जंगल के अंदर आग जलाना उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए उसने खूनी छिपकली को खाने के बजाय खोजने का विकल्प चुना। जादुई जानवरों की लाशें भी बहुत कीमती होती हैं। इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। इसे खाने के बाद किसी को भी अपने शरीर को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये जियो कौन था? वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की खदान थी। तो वह कुछ चांदी और सोने के सिक्कों के लिए जादुई जानवर की लाश क्यों बेचेगा? जहां तक इसे बाद में खाने के लिए रखने की बात है, वह आसानी से किसी अन्य जादुई जानवर का शिकार कर सकता है। इसलिए उसने ब्लड लिजर्ड की लाश के बारे में कोई विचार नहीं किया और खोज जारी रखी। आखिर आधे घंटे के बाद उसे ढेर सारे रसीले फलों से लदा एक पेड़ मिला। ये जियाओ ने फलों को देखा और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। वह पहले से ही बहुत भूखा था। उसने जल्दी जल्दी पेड़ों से कुछ फल तोड़े और खाने लगा। अपना पेट भरने के बाद ये जियाओ फिर से फलों के पेड़ के बगल में एक पेड़ पर चढ़ गया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह दोबारा उठा तो अगला दिन हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर हल्की सी जम्हाई ली। उसने पेड़ पर लगे उन फलों को देखा। ये वास्तव में बहुत रसदार फल था, इसलिए उसने सभी फलों को अपनी स्थानिक अंगूठी के अंदर संग्रहित कर लिया। अब फिर से शिकार करने का समय आ गया था। उसने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और जंगल के अंदर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने कुछ जादुई जानवर देखे। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दूसरे दर्जे के जादुई जानवर की खोज जारी रखी। अध्याय 54 ली यीयून। ये जियाओ ने अपने रास्ते में कई रैंक एक जादुई जानवर देखे। वह कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। ये जियाओ ने जो सबसे ताकतवर जादुई जानवर देखा था, वह एक घायल रैंक 2 का जादुई जानवर था। ये फ्लेम ईगल था। हालांकि ये जियाओ ने अपने दुर्भाग्य पर अफसोस जताया कि वह एक उड़ने वाले जादुई जानवर का शिकार करने में असमर्थ था।
ऐसा नहीं था कि वह उड़ नहीं सकता। उसके पास दिव्य ड्रैगन के पंख थे, इसलिए वह उड़ सकता था, लेकिन बात यह थी कि वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। यदि वह विंग्स ऑफ द डिवाइन ड्रैगन का उपयोग करता है तो वह आसानी से फ्लेम ईगल का पीछा कर सकता है और उसे मार सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। यदि उसने फ्लेम ईगल का शिकार करने के लिए विंग्स ऑफ द डिवाइन ड्रैगन का उपयोग किया तो ये कई युवा प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित करेगा और प्रतियोगिता के दूसरे दौर में उसके लिए कोई लाभ हासिल करना मुश्किल होगा। आखिरकार उसे प्रतियोगिता के अगले दौर के लिए अपनी आस्तीन में कुछ कार्ड रखने होंगे, इसलिए उसने उसका पीछा नहीं किया। थोड़ी देर चलने के बाद ये जियाओ अचानक रुक गया और एक निश्चित दिशा की ओर देखा। वहां पर लड़ाई हो रही है। आवाज के बाद ये जियाओ चुपचाप वहां पहुंच गया। बड़े और छोटे पेड़ों की शाखाओं को एक तरफ धकेलते हुए ये जियाओ को वह जगह मिली जहां मानव आकृतियों और एक विशाल गुर्राते हुए जादुई जानवर के बीच लड़ाई चल रही थी। जब वह उस स्थान से कुछ दूरी पर था जहां लड़ाई हो रही थी तो ये जियाओ ऊपर से लड़ाई देखने के लिए एक बड़े पेड़ पर कूद गया। जंगल में एक खाली घास का मैदान था, लेकिन बात यह थी कि यह घास का मैदान अब टूटे हुए पेड़ों और उसकी शाखाओं के कई टुकड़ों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो यहां कोई आपदा आ गई हो। उस घास के मैदान में, जो अब एक गहन युद्ध के संकेत से ढका हुआ था, वहां 5 किशोर अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे जो 2 विशाल जादुई जानवरों को घेरे हुए थे। जादुई जानवर का शरीर लगभग 3 मीटर लंबा था और पीले और भूरे बालों के मिश्रण के साथ एक बंदर जैसा दिखता था। इन दोनों वानरों का पूरा शरीर खून से लथपथ था और 5 किशोर भी अच्छे नहीं थे। उन्हें भी भारी चोटें आई, लेकिन फिर भी वे डटे रहे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि वे दोनों वानर भी अपना आखिरी संघर्ष कर रहे थे। दोनों वानर 2 दर्जे के जादुई जानवर थे और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे एक नर था जबकि दूसरा मादा था। वे दूसरे दर्जे के जादुई जानवर थे, गोल्डन जॉइंट ऐप। वयस्कता में वे तीसरे दर्जे के जादुई जानवर बन सकते हैं। हालांकि ये दोनों गोल्डन जॉइंट वानर अभी भी रैंक 2 के जादुई जानवर थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता क्यूई संघनन क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल कलाकार के बराबर थी। जो किशोर उनका शिकार कर रहे थे वे क्यूई संघनन क्षेत्र के चरण 5 और चरण 6 के आसपास थे। ये सौभाग्य की बात थी कि वे एक समूह में थे और उनमें से 5 थे, अन्यथा वे बहुत पहले ही मर गए होते। यदि उनमें से एक भी यहां नहीं होता तो गोल्डन जॉइंट वानर को निराशा का अनुभव कराना तो दूर, वे गोल्डन जॉइंट वानर को भड़काने के बाद जीवित बाहर आ सकते हैं। इसे उनका सौभाग्य माना जा सकता है। ये जियाओ ने देखा कि किशोरों के समूह ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि यह किसी संगठन की वर्दी हो, और सभी की आस्तीन पर काले ब्लेड का प्रतीक था। ये जियाओ ने तुरंत उन्हें ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले तीसरे दर्जे के संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पहचाना। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय सिल्वर मून संप्रदाय के समान था, जहां से ये जियाओ एक बार शिष्य थे, एक निम्न श्रेणी का संप्रदाय। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के शिष्य ली यून क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 6ठे चरण के एक मार्शल कलाकार थे और उन्हें एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो हर 100 साल में केवल एक बार आता है। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय ने अपनी सारी आशा ली यून पर रखी और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा और आशा की कि ली यून को 5 महान संप्रदायों में से एक के शिष्य के रूप में चुना जाएगा ताकि वे आगे बढ़ सकें और उनके साथ दूसरे दर्जे का संप्रदाय बन सकें। मदद करना। ली यून भी एक अनाथ था। उन्हें ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने गोद ले लिया था और बहुत देखभाल के साथ उनका पालन पोषण किया। इस वजह से ली यून भी उसे चुकाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत का परिणाम उसकी वर्तमान ताकत थी जो उसी आयु वर्ग के औसत से ऊपर थी। उन्होंने अपने 4 साथी संप्रदाय के सदस्यों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनके पास 20 वर्ष से कम उम्र में बहुत ताकत थी। प्रतियोगिता के पहले दौर के दौरान उनका समूह एक साथ क्लाउड स्मोक वन में दाखिल हुआ और शिकार कर रहा था जब उनका सामना गोल्डन जॉइंट ऐप की जोड़ी से हुआ। उसने सोचा कि अपनी और समूह की ताकत से वह एक ही बार में दोनों जादुई जानवरों का शिकार करने में सफल हो सकता है और इस तरह वह कुछ समय भी बचा सकता है और अधिक कमा सकता है। इसलिए उसने अपने समूह के साथ गोल्डन जॉइंट ऐप दोनों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। दोनों वानरों से लड़ने के बाद ही उसे समझ आया कि उसने गोल्डन जॉइंट वानर की ताकत को कम आंका था और अपनी तथा अपने समूह की ताकत को ज्यादा आंका था।
देखने में तो यही लग रहा था कि गोल्डन जॉइंट ऐप की जोड़ी अपना आखिरी संघर्ष कर रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उनका ग्रुप काफी नुकसान में था और अगर गोल्डन जॉइंट ऐप अब अपनी चाल चलता है तो कुछ परिणाम होने वाले हैं और यह उसका होगा। समूह की हानि। अभी वह अपने समूह के साथ भागने की योजना बना ही रहा था कि तभी उसने घास के मैदान से कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ पर एक छाया को चढ़ते हुए देखा, जहां वह और उसका समूह गोल्डन जॉइंट वानर के जोड़े से लड़ रहे थे। वह तुरंत समझ गया कि युद्ध की आवाज सुनकर कोई इधर आया है। अध्याय 55 षड्यंत्र। जीवन और मृत्यु के क्षण में, जब ली यून अभी भी गणना कर रहा था और अपने समूह के साथ भागने की किसी योजना के बारे में सोच रहा था, उसने अनजाने में एक छाया को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। वह तुरंत समझ गया कि लड़ाई की आवाज सुनकर कोई यहां आया है और अचानक उसे एक युक्ति सूझी है। ये भाई वहां है, क्या आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं? ली यून ने ऊंची आवाज में ये जियो से मदद मांगी। ये जियाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी खोज एक अच्छे दिखने वाले युवक ने की थी जो खून से लथपथ था और गंभीर चोटों से पीड़ित था। ये देखकर कि ली यून मदद मांग रहा था, ये जियो ने पहले गोल्डन जॉइंट ऐप की जोड़ी को देखा और फिर उन 5 किशोरों को देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाई जो एक हताश स्थिति में थे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने मदद न करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वह यहीं इंतजार करेगा। यदि समूह जीवित रहने और गोल्डन जॉइंट ऐप की जोड़ी का शिकार करने में कामयाब रहा, तो वह उनकी चिंता किए बिना छुट्टी ले लेगा। और यदि गोल्डन जॉइंट वानर जीवित रहने में कामयाब रहा, तो वह उन पर हमला करेगा और गोल्डन जॉइंट वानरों की इस जोड़ी का शिकार करेगा। इस तरह वह आसानी से 2 और दूसरी रैंक के जानवर को इकट्ठा कर सकता है। जब ली यून ने देखा कि ये जियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और केवल उन्हें देख रहा था, तो उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये जियो क्या सोच रहा था। ये देखकर वह फूट फूट कर मुस्कुराया और बोला, भाई, अगर तुम यहाँ हमारी मदद कर सकते हो, तो हम वानरों के इस जोड़े को मारने के बाद केवल एक जानवर का कोर लेंगे और दूसरा जानवर का कोर तुम्हारा होगा। ये कैसा रहेगा? उसने ये जियो को कुछ लाभ देने की कोशिश की। यदि वह और उसका समूह इस स्थिति से जीवित बच सकते हैं, तो वह अभी भी इन दूसरी श्रेणी के जादुई जानवरों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर वह यहां मर गए, तो उनके जीवन भर की कड़ी मेहनत सहित सब कुछ शून्य हो जाएगा। जब ये जियाओ ने ली यून को सुना, तो इस बार उसके दिल में थोड़ी हलचल हुई। उसने सोचा कि अगर ली यून ने जो कहा वह सच है, तो इस बार उससे बड़ा फायदा हो सकता है। वह दूसरी रैंक का बीस्ट कोर अर्जित कर सकता है और साथ ही समूह को बचा सकता है। जब वह और किशोरों का समूह एक साथ लड़ेंगे, तो वे दोनों गोल्डन जॉइंट ऐप को आसानी से मार सकते हैं और बहुत सारा समय बचा सकते हैं। इस तरह वह 2 से अधिक जादुई जानवरों की खोज कर सकता है और उन्हें उनके जानवरों के कोर के लिए मार सकता है। ये सोचकर उसने ली यून का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा। निश्चित रूप से, ली यून ने कहा, हमारे पास इन 2 स्वर्ण दानव वानरों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं है। हम उनके साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद अपने वादे से कैसे पीछे हट सकते हैं? उस समय हमारी सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी होगी। लड़ाई जारी रखने के लिए आप हमें उस समय आसानी से मार सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। इसे रोकें। अगर ऐसा होता तो मैं आपको अभी आपकी स्थिति से बाहर निकलने में मदद क्यों करता? आप सभी वैसे भी मरने वाले हैं। क्या उस समय नहीं, आप सभी ने जो जानवर इकट्ठा किए थे, वे सभी मेरे होंगे। ये जियाओ ने तुरंत अपने भाषण के बीच में ली यून की बात काट दी और उससे जवाब दिया, हाँ, ये सच है। ली यून ने मूर्खतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा। ली यून के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर ये जियो ने झुंझलाहट में अपना सिर हिला दिया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ली यू और आपका? ये जियो। ली यून को ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। ये जियाओ बड़े पेड़ से नीचे कूद गया और स्थिर गति से समूह की ओर चला गया। जब उसने देखा कि ली यून अपनी भौहें सिकोड़ रहा है, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं?
ये जियाओ की बात सुनने के बाद ली यून को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आपका नाम परिचित है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओह, तो आप यही सोच रहे थे। शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैं ये जियाओ हूं जो सिल्वर मून संप्रदाय का पूर्व बाहरी दरबारी शिष्य था। सिल्वर मून संप्रदाय का एक पूर्व बाहरी दरबारी शिष्य। ली यून ने फिर से भौहें चढ़ा दी और अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने चौड़ी आंखों से ये जियो की ओर देखा। आप सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग द्वारा गोद लिए गए व्यक्ति हैं। तो आप वास्तव में मेरे बारे में जानते हैं। हाँ, मैं वही हूँ। ये जियाओ ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। क्या तुम ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में चट्टान से गिरकर नहीं मरे? ली यून ने फिर पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी आश्चर्यचकित स्थिति से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हो। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये जियाओ अपने रास्ते पर रुका और पूछा। यह मामला उनसे और सिल्वर मून संप्रदाय के झोयान से संबंधित था। ली यून जैसा बाहरी व्यक्ति इस मामले के बारे में कैसे जान सकता है? उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यहाँ कोई बड़ी साजिश है। वहां निश्चित रूप से था। जब उन्हें फंसाया गया और सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने केवल यही सोचा कि शायद 5वें बुजुर्ग ये फैन की मृत्यु के बाद सिल्वर मून संप्रदाय के बुजुर्ग ग्रैंड एल्डर और संप्रदाय नेता ने उन्हें बोझ समझा और चाहा उससे छुटकारा पाने के लिए। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग और 5वें बुजुर्ग ये फैन के बीच भी कुछ दुश्मनी थी, इसलिए उनके लिए उसे फंसाना और संप्रदाय से बाहर निकालना स्वाभाविक था। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हमेशा गलत था। शुरू से ही कुछ ऐसा रहस्य था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। गर्जन। वह अभी पिछली बातों के बारे में सोच ही रहा था कि एक जानवर की दहाड़ ने उसे उसके विचार से बाहर कर दिया। अध्याय 56 सुनहरे विशालकाय वानर से लड़ना। पहले ये जियो ने केवल ये सोचा था कि चूंकि सिल्वर मून संप्रदाय के महान बुजुर्ग की 5वें बुजुर्ग ये फैन के साथ दुश्मनी थी, इसलिए उनके लिए उनके खिलाफ साजिश रचना और उन्हें संप्रदाय से बाहर निकालना स्वाभाविक था। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हमेशा गलत था। शुरू से ही कुछ ऐसा रहस्य था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। गर्जन। वह अभी पिछली बातों के बारे में सोच ही रहा था कि एक जानवर की दहाड़ ने उसे उसके विचार से बाहर कर दिया। 2 सुनहरे विशालकाय वानर, जो शुरू से ही चुपचाप खड़े थे, अचानक ये देखकर क्रोधित हो गए कि यहाँ एक और इंसान आ रहा है। वे किसी तरह समझ गए कि यह नया इंसान यहाँ उन इंसानों के समूह की मदद करने के लिए आया है जो उनका शिकार कर रहे थे, इसलिए वे दोनों ये जियाओ पर गुर्राए और उसे यहाँ नहीं आने और इंसानों के समूह की मदद न करने की चेतावनी दी। ये जियाओ भी रुक गया और ली यून और उसके समूह की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। वह गोल्डन जॉइंट एप्स की जोड़ी के कारण नहीं बल्कि ली यू ने जो कहा उसके कारण रुका। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में एक चट्टान से नीचे गिर गया हूं? ये जियाओ ने दोनों वानरों को नजरअंदाज कर दिया और ली यून की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। ली यून भी समझ गया कि उसने कुछ ऐसा कहा है जो उसे इस समय नहीं करना चाहिए था। वह ये भी समझ गया कि अगर उसने ये जियो का उत्तर नहीं दिया तो ये जियो निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेगा। ली यून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप पहले हमारी मदद क्यों नहीं करते और मैं वादा करता हूं कि इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। ये जियाओ उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ। वह केवल ली यून को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। ये देखकर ली यून ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं स्वर्ग की शपथ लेता हूं कि यहाँ इस स्थिति को निपटाने के बाद मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। और अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो बिजली गिर जाएगी, मुझे मारा और मुझे मार डालो। भाई हाँ, ये कैसा रहेगा? अब जब मैंने शपथ ले ली है तो आप पहले हमारी मदद क्यों नहीं करते? ये जियाओ आश्चर्यचकित रह गया जब उसने ली यून को स्वर्ग के नाम पर शपथ लेते देखा। इस दुनिया में चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नश्वर हो या मर, जब तक कोई किसी वादे या किसी भी चीज के लिए स्वर्ग के नाम की कसम खाता है, उसे वह वादा निभाना ही पड़ता है। यदि नहीं तो वह अवश्य ही बहुत भयानक तरीके से मरेगा।
अब उसके पास ली यून और उसके समूह की मदद न करने का कोई कारण नहीं था। यदि वह जानना चाहता है कि वास्तव में क्या चल रहा है और यदि वह उन सभी रहस्यों को जानना चाहता है जो उसके सामने कभी नहीं आए और जो पांचवें बुजुर्ग ये फैन और खुद से संबंधित थे, तो उसे ली यून और उसके समूह को बाहर निकलने में मदद करनी होगी वर्तमान जीवन और मृत्यु की स्थिति के बारे में। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर से समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। गर्जन। ये देखकर कि ये जियाओ एक बार फिर समूह की ओर चल रहा था, दोनों गोल्डन जॉइंट वानर एक बार फिर जोर से चिल्लाए। ये जियो वहां पहुंचे और इन दो बड़े वानरों को मारने में मदद करने के लिए समूह में शामिल हो गए। जब दोनों गोल्डन जॉइंट वानर ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और हमला करने के लिए समूह की ओर दौड़े। ये जियाओ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक बार फिर उनकी उंगली से विनाशकारी शक्ति निकलने लगी। तुम पांचों गोल्डन जॉइंट वानर में से एक को घेर लो और मारने की कोशिश करो और दूसरे को मेरे पास छोड़ दो, ये जियाओ ने कहा। ठीक है। ली यून ने सिर हिलाया। ली यून और उनके समूह ने दौड़कर गोल्डन जॉइंट ऐप में से एक को घेर लिया और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चलो शुरू करें। ली यून दौड़ा और गोल्डन जॉइंट ऐप की ओर 3 हथेलियां फेंकी जो उसके समूह से घिरा हुआ था। उसके प्रत्येक ताड़ के हमले के पीछे पाम की बाद की छवियां भी उभरी। उसके ताड़ के हमलों के तुरंत बाद की छवियां सामने आईं। उसकी हथेली से प्रकाश की कई तेज किरणें हवा में घूम गईं और वे समुद्र के पानी की तरह अनियंत्रित रूप से बाहर निकली और वानर के शरीर पर गिरी। बंदर पहले ही घायल हो चुका था। ली यून की हथेली के हमले से वह दर्द से कराह उठा। ये कई कदम पीछे हट गया। गोल्डन जॉइंट वानर पीछे हटने के लिए मजबूर होने पर गुस्से में चिल्लाया। इसने अचानक अपना मुंह खोला और प्रकाश की एक सुनहरी किरण ली यून की ओर निर्देशित होकर निकली। आह! ली यून ने जल्दी से प्रकाश की सुनहरी किरण को चकमा दे दिया। प्रकाश की सुनहरी किरण बहुत तेज थी। ये ली यून के कंधे से टकरा गया और वह दर्द से कराहने लगा। उसके कंधे से एक बार फिर खून बह निकला। यह संभव था कि यदि उसके कंधे पर प्रकाश की एक और सुनहरी किरण पड़ती, उसका कंधा निश्चित रूप से उखड़ जाएगा और हो सकता है कि उसका पूरा हाथ ही कट जाए। ली यून अभी भी दर्द से कराह रहा था जब गोल्डन जॉइंट ऐप अपने दूसरे हमले के साथ उसकी ओर बढ़ा। ली यून के पास पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पूरी ताकत से ली यून की ओर मारा। ली यून आते हुए हमले को देखकर स्तब्ध रह गया। वह इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। यदि उस पर यह हमला किया गया तो उसे निश्चित था कि वह मर जाएगा। लेकिन ठीक इसी समय उसकी आंखों के सामने वानर के विशाल हाथों से कई तरह के वार टकराए। कई हमलों के बाद यह अपनी अंतिम सांस तक लटकता हुआ उड़ गया। ली यून ने राहत की सांस ली और अपने 4 दोस्तों की ओर देखा। हाँ, यह उसके समूह के 4 अन्य सदस्य ही थे जिन्होंने उसे आखिरी समय में बचाया था। उनमें से 4 शुरू से ही गोल्डन जॉइंट वानर को घेर कर खड़े थे। वे अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने हमलों में जमा कर रहे थे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने वानर का दूसरा हमला देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ हमला किया और गोल्डन जॉइंट वानर के दूसरे हमले को रद्द कर दिया। ली यून ने हार्दिक मुस्कान दी और अपने समूह के साथ गोल्डन जॉइंट ऐप की ओर चल दिया। गोल्डन जॉइंट ऐप जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने ली यून और समूह को अपनी ओर आते देखा। इसने ली यून को अपनी आंखों में बेहद नफरत से देखा और फिर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली, फिर कभी नहीं खोली। ली यून और उनका समूह पहले से ही बहुत थके हुए थे। जब उन्होंने सुनहरे विशालकाय वानर की मृत्यु देखी तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और तुरंत इस विशाल वानर के शव के सामने बैठ गए। लड़ाई जारी रखना तो दूर, उनमें खड़े होने की भी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। यदि गोल्डन जॉइंट अभी भी जीवित होता तो कौन जानता है कि उन 5 का परिणाम क्या होता। अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया, वे ये जियाओ की ओर देखने के लिए मुड़े। जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, सामने का नजारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि ये जियाओ दूसरे गोल्डन जॉइंट ऐप की लाश के ऊपर बैठा था और उन्हें देखते हुए फल खा रहा था, जैसे वह कोई मनोरंजक शो देख रहा हो। ली यून और उसके 4 दोस्तों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर गोल्डन जॉइंट ऐप की लाश को देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी नज़र ये जियो पर डाली जो बंदर की लाश के ऊपर बैठकर फल खा रहा था। आपने इसे कब मारा? ली यून ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार सवाल पूछा जिसका जवाब पूरा समूह जानना चाहता था। मैंने इसे तब मार डाला जब तुम अभी भी अपने स्वर्ण दानव वानर के हाथों अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जियाओ ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। उसका जवाब सुनकर और उसकी बड़ी मुस्कान को देखकर ली यून को चिढ़ महसूस हुई, जबकि उसके पीछे 4 लोगों के समूह ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। ली यून को कुछ महसूस हुआ और वह पलट गया। जब उसने अपने समूह के चेहरे पर भाव देखा जो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा लेकिन असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वह कुछ नहीं कह सका। हकीकत में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ये जियाओ ने कहा था। उसने अपने गोल्डन जॉइंट वानर को ठीक उसी समय मार गिराया जब गोल्डन जॉइंट वानर ने अपने दूसरे हमले से उस पर हमला किया। जब ली यून के समूह ने गोल्डन जॉइंट ऐप के साथ अपनी लड़ाई शुरू की तो ये जियाओ ने पहले से ही अपने दाहिने हाथ की तर्जनी की नोक पर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर ली थी और फिर वह गोल्डन जॉइंट ऐप के सिर पर कूद गया जो उसकी ओर दौड़ रहा था। उसकी तर्जनी की नोक, जो विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, धीरे धीरे सुनहरे विशालकाय वानर के सिर में घुस गई। अध्याय 57 लड़ाई। जब ली यून के समूह ने गोल्डन जॉइंट ऐप के साथ अपनी लड़ाई शुरू की तो ये जियाओ ने पहले से ही अपने दाहिने हाथ की तर्जनी की नोक पर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर ली थी और फिर वह गोल्डन जॉइंट ऐप के सिर पर कूद गया जो उसकी ओर दौड़ रहा था। उसकी तर्जनी की नोक, जो विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, धीरे धीरे सुनहरे विशालकाय वानर के सिर में घुस गई, जैसे कि ये दूसरी श्रेणी के राक्षस का सिर नहीं बल्कि कोई टोफू हो। गोल्डन जॉइंट ऐप ने कभी भी अपने सामने वाले इंसान से इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी। जब उसे आने वाले खतरे का एहसास हुआ तो उसने ये जियाओ की पवित्र फिंगर आर्ट से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ये जियाओ की उंगली सीधे गोल्डन जॉइंट ऐप के सिर में घुसी तो उसे अपनी आखिरी दहाड़ निकालने का मौका भी नहीं मिला और उसने सांस लेना बंद कर दिया। इस विशाल वानर को मारने के बाद ये जियो ने देखा कि ली यून और उसका समूह अभी भी दूसरे गोल्डन जॉइंट वानर से लड़ रहे थे। उसने अंतिम क्षण तक अन्य गोल्डन जॉइंट ऐप से निपटने में ली यून की सहायता करने की योजना नहीं बनाई थी जब ली यून और उसका समूह वानर को मारने में विफल रहे। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ और ली यून का 5 लोगों का समूह बंदर को मारने में कामयाब रहा। जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने इन 2 सुनहरे विशालकाय वानरों की लाश से जानवर का कोर निकाला। ये जियाओ ने एक जानवर का कोर रखा जबकि ली यून ने दूसरे जानवर का कोर रखा। उन्होंने एक बार फिर इन दोनों जादुई जानवरों की लाश को आखिरी बार देखा। आखिर यही इंसान और जादुई जानवर के बीच लड़ाई हुई थी। उनके बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी और यह निश्चित रूप से अन्य प्रतिभागियों और शायद अन्य जादुई जानवरों को आकर्षित करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा क्योंकि गोल्डन जॉइंट ऐप की जोड़ी के साथ 2 राउंड लड़ने के बाद वे बहुत थक गए थे। जैसे ही वे जाने वाले थे, ये जियाओ को कुछ महसूस हुआ। वह रुका और गंभीर स्वर में बोला, हमारे पास कंपनी है। ये जियाओ की बात सुनकर ली यून और उनके साथी भी रुक गए। उन्होंने चुपचाप इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक झाड़ियों से आवाजें आने लगीं, जैसे ही हटे कट्टे युवकों का एक झुंड वहां से निकला। नेता बहुत बदसूरत लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरा निशान था जो उनकी ठुड्डी से शुरू होकर उनकी आंखों के पास खत्म होता था, जिसके परिणामस्वरूप बेहद भयानक दृश्य सामने आया। ये जियो और ली यून का समूह, सभी जानते थे कि लोगों का ये समूह शांति से नहीं आया था। ली यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? चोट के निशान वाले युवक ने उससे देखा और हंसा, हाँ, हम हाल ही में थोड़े तंग हैं। यह अच्छा होगा यदि आप लोग हमें कुछ सम्मान दिखाएंगे, यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ली यून ने भौहें चढ़ाकर कहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। यहाँ 1000 सोने के सिक्के हैं।
अब क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं और हमें निकलने का रास्ता दे सकते हैं? वह देख सकता था कि लोगों के इस समूह में सभी उच्च खेती वाले थे। उनमें से सबसे कमजोर क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण में थे, जबकि मजबूत व्यक्ति क्यूई संघनन क्षेत्र के छठे चरण तक जाता है। यदि वे अब युद्ध करेंगे तो निश्चय ही उन्हें भारी हानि उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि उनमें से कोई भी यहां से जीवित न निकल सके। वे सभी बहुत लंबे समय तक दो जादुई जानवरों से लड़ने के बाद थक गए थे। उनके पास दूसरी लड़ाई शुरू करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। घाव वाला वह युवक ली यून की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम बहरे या अंधे हो? क्या हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम यहाँ कुछ सोने के सिक्कों के लिए आए हैं? हम भी यहाँ भागीदार हैं। बस उन दो जादुई जानवरों के कोर को यहाँ छोड़ दो जिन्हें तुमने काटा था, और हाँ, इसमें वह भी शामिल है जो तुम्हारे पास पहले था, ठीक है? और इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, यहाँ से चले जाओ। ली यून और उनके साथी पीले पड़ गए। उन्हें अचानक समझ आया कि बुरे लोगों का ये समूह बहुत लंबे समय से यहाँ है और वे पहले ही यहाँ होने वाली हर चीज देख चुके हैं। वे जानते थे कि ली यून और उनके समूह के पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। जहां तक ये जियो का सवाल है, भले ही उन्होंने उसे अपनी आंखों से एक रैंक 2 के जादुई जानवर को मारते हुए देखा था, लेकिन उसकी खेती को देखने के बाद उन्होंने निश्चित रूप से उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जो कि क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के तीसरे चरण में था। ली यून ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, अच्छा सर, आप मजाक कर रहे होंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे मैं मजाक कर रहा हूं? मुझमें ज्यादा धैर्य नहीं है। यदि आप वैसा नहीं करते जैसा मैं पूछता हूं, तो आगे जो होता है उसके लिए मुझे दोष न दें। भयभीत युवक ने अपनी तलवार पकड़ ली और कहा। उसने अपने सामने घायल लोगों के समूह को देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन अगर मैंने लड़ने का फैसला किया, तो आप में से कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। बेशक मैं आपको दूंगा, अपना मन बदलने का समय आ गया है और निर्णय ले। ये जियाओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। अब उसके पास ये बकवास बहुत हो चुकी थी। ली यून और दाग वाले युवक के बीच की बातचीत सुनकर वह बहुत नाराज हो गया। उसने डरे हुए चेहरे वाले युवक पर व्यंग्य किया, बकवास बंद करो। यदि तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ो। भाई ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनकर ली यून और उनके साथी स्तब्ध रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जियाओ इस समय ऐसा कुछ कहेंगे। हालांकि वे जानते थे कि ये जियाओ अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसने अपने दम पर एक सुनहरे विशालकाय वानर को मार डाला था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये जियो लोगों के इस समूह से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत था। अच्छा, अगर तुम सब लड़ना चाहते हो तो इसे अपने तरीके से होने दो। चेहरे पर चोट के निशान वाला वह युवक बहुत क्रोधित हो गया। दोस्तों, आइए उन्हें दिखाएं कि क्या होता है जब भिखारियों का एक झुंड राजाओं के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत करता है। वह दहाड़ा और अपने सभी साथियों के साथ ये जियाओ और उसके समूह की ओर झपटा। वे सभी फिर से लड़ने लगे। ये जियाओ ने अपना हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उच्च रैंक आत्मा तलवार। डरा हुआ चेहरा वाला युवक आश्चर्यचकित हो गया और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा कि उनसे निपटने के बाद उनका सारा खजाना उसकी संपत्ति बन जाएगा। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकतम तक संचित करते हुए ये जियाओ ने अपने शरीर को झुकाया, अपने दोनों हाथों में अपनी तलवार पकड़ी और उसने अपनी संचित आत्मा को अपने हाथ में मौजूद आत्मा तलवार को आपूर्ति करना शुरू कर दिया। अचानक प्राप्त हुई आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वह तलवार थोड़ी चमक उठी। ये जियाओ भी आगे बढ़ा और घाव वाले चेहरे वाले युवक पर हमला कर दिया। चोट के निशान वाला वह युवक आश्चर्यचकित था और थोड़ा तैयार भी नहीं था, लेकिन उसने ये जियाओ के हमले से बचने का फैसला नहीं किया। उसे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि थके हुए और घायल युवाओं का ये समूह उसका विरोध करने में सक्षम होगा। उसने भी अपनी तलवार से वार किया और ये जियाओ की तलवार से टकरा गया। क्लैंग! अचानक ये जियाओ की तलवार और जख्मी चेहरे वाले युवक की टक्कर से आग की तरह तेज चिंगारी भड़क उठी। ये जियाओ की स्पिरिट तलवार थोड़ी हिल गई और युवक की तलवार के निशान के पास से फिसल गई। दिदांग! टिंग!
चिंगारी के विस्फोट के साथ चेहरे की कमर पर चोट के निशान वाला युवक तलवार के घाव से खरोंच गया। उथले घाव से थोड़ा सा खून धीरे धीरे रिसने लगा। जिसने भी ये देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के मार्शल कलाकार ने क्यूई संघनन क्षेत्र के छठे चरण में एक मार्शल कलाकार को तलवार के एक वार से घायल कर दिया था। खुद को कोई चोट नहीं आई थी। उनकी नज़र में ये बिल्कुल असंभव था। यहाँ तक कि खुद जख्म के निशान वाले युवक को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर से जो खून बह रहा था वह असली था। एक क्षण बाद अचानक उसकी कमर में दर्द होने लगा। आह! कोई नहीं जानता था, ये जियाओ खुद वास्तव में थोड़ा निराश था। यदि इस चोट के निशान ने उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती जितनी उसने की थी, तो मैं निश्चित रूप से उसे बुरी तरह से घायल कर देता, या यदि उसकी खेती उतनी ऊंची नहीं होती, तो उसकी तलवार मेरी तलवार के हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं होती और तलवार का निशान खत्म हो जाता। इसके प्रभाव के अनुसार कम से कम 1 इंच गहरा हो चुका है। उसकी तलवार भी मेरी तलवार से कमजोर है। ऐसा लगता है कि मैं इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को कम नहीं आंक सकता, और मैं निश्चित रूप से अपने से अधिक मजबूत मार्शल कलाकार को भी कम नहीं आंक सकता। ये जियाओ ने खुद से फुसफुसाया। अपने पहले हमले को बड़ा प्रभाव पैदा करने में विफल होते देख, ये जियाओ ने फिर से वार किया और अपना दूसरा वार दाग वाले चेहरे की ओर किया। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर कि ये जियाओ उस पर फिर से हमला कर रहा था, चेहरे पर चोट के निशान वाला युवक उस पर दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से तलवार से वार करते हुए उसकी ओर झपटा। अध्याय 58 शरीर पर कब्जा करना। ये जियाओ और घाव का सामना करने वाले युवक दोनों ने एक दूसरे पर अपनी तलवारों से जमकर हमला किया। उनकी तलवारें एक बार फिर आपस में टकरा गईं। उनकी तलवारों से प्रकाश की चिंगारियां निकलने लगीं। उन दोनों ने अपनी तलवारें एक दूसरे की ओर बढ़ाईं, लेकिन वे एक दूसरे को कुछ भी करने में असफल रहे। फिर वे कुछ कदम पीछे हट गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे, एक दूसरे की कमजोरी देखने की कोशिश करने लगे। ये जियाओ को अचानक एक विचार आया। अगर मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी तलवार में जमा कर लूं तो क्या होगा? फिर क्या होगा? ये जियाओ ने अपनी आत्मा की ऊर्जा को अपनी तलवार में जमा करना शुरू कर दिया और तलवार पर आत्मा की ऊर्जा को संघनित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। अचानक उसकी तलवार से नदी में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह धब्बेदार तलवार की रोशनी निकलने लगी। आसपास की हवा तुरंत गर्म हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों पर अचानक एक भयानक दबाव आ गया। धिक्कार है, ये लड़का वास्तव में इतना कुशल है। चोट के निशान से युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार ऐसे उठाई जैसे वह आकाश को काटने जा रही हो। तलवार ये जियाओ की ओर बिजली की तरह चमकती हुई चमकी। वह जानता था कि यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ भी करने में बहुत देर हो जाएगी। यहां तक कि ये जियाओ भी उस पल स्तब्ध रह गया जब हर किसी पर भयानक दबाव पड़ा। ये जियाओ को भी महसूस हुआ और उसने अपने हाथ में तलवार को देखा, क्योंकि ये दबाव तलवार से निकल रहा था। अचानक ये जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसकी चेतना के समुद्र पर आक्रमण कर दिया हो। ये जियाओ को पता नहीं कैसे, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाए और डरे हुए चेहरे वाले युवक के हमले को रोकने में कामयाब रहा, और आने वाले हमले को रोकने के तुरंत बाद उसकी चेतना गायब हो गई और उसकी चेतना के समुद्र के अंदर दिखाई दी। अपनी चेतना के समुद्र के अंदर जैसे ही ये जियाओ प्रकट हुआ, उसने कुछ आकार लेते हुए देखा। अंततः ये 40 या 50 वर्ष के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। हा, आखिरकार 10,000 साल के इंतजार के बाद मैं वापस आ गया हूं। वह अधेड़ उम्र का आदमी पागलों की तरह जोर से हंसा और फिर जैसे उससे कुछ महसूस हुआ, उसने पीछे मुड़कर ये जियाओ की ओर देखा और फिर कहा, लड़का, ये तुम सही थे। मुझे बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अपना कार्यभार संभालने के बाद शरीर, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे शरीर पर कब्जा करने से आपका क्या मतलब है? ये जियाओ पहले से ही हैरान था, और जब उसने सुना कि उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी उसके शरीर पर कब्जा करने आया है, तो उसे थोड़ा डर लगा। जिस क्षण से स्वर्गीय मोती उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ, उस क्षण से लेकर अब तक उसे पहली बार भय का अनुभव हुआ। लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को शांत कर लिया। आपके शरीर पर कब्जा करने का मतलब है आपके शरीर पर कब्जा करना।
अधेड़ उम्र का आदमी फिर हंसा और बोला, मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मैं म्यू चेन हूं। म्यू चेन। ये जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। उसने याद करने की कोशिश की और अचानक जैसे कि उसके खनन में कुछ चमक गया, उसने हल्के से चिल्लाकर कहा, म्यू चेन, पहला मार्शल कलाकार जिसने वर्षों तक अभ्यास किया और अंततः एजियो ड्रैगन कंट्री में मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। हा हा हा, तुम सही हो लड़के। मैं म्यू चेन हूं, एजियो ड्रैगन कंट्री में मार्शल सम्राट दायरे के शिखर को हासिल करने वाला पहला मार्शल कलाकार। वह अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए बोला, तो आप वास्तव में वही हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या आप पहले ही मर नहीं चुके थे? ये जियाओ ने अपने दिल में आश्चर्य महसूस करते हुए फिर से पूछा। हाँ, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं, लेकिन यह मेरी पूरी मौत नहीं थी। जब मैं मरने वाला था, हालांकि उस समय मैं पहले से ही एक अपंग व्यक्ति था, लेकिन दोस्तों की मदद से मैं अपनी आत्मा के एक हिस्से को अंदर सील करने में कामयाब रहा। स्पिरिट रैंक वाली तलवार जिसे आपने पहले इस्तेमाल किया था, इस इंतजार में कि कोई उसकी स्पिरिट ऊर्जा को तलवार में मिला दे ताकि सील को तोड़ा जा सके और मैं उसके शरीर पर कब्जा कर सकूं, इस स्पिरिट तलवार को प्राप्त करना दुर्भाग्य है। म्यू चेन की आत्मा हंसी और ये जियाओ के संदेह को दूर कर दिया, ये सोचकर कि वह इस दुनिया में केवल कुछ और क्षणों के लिए मेहमान था। ओह, तो आपने अपनी आत्मा को तलवार के अंदर बंद कर दिया ताकि आप किसी के शरीर पर कब्जा करने के बाद फिर से जीवन में वापस आ सकें। ये जियाओ ने फिर एक सवाल पूछा। हाँ, आप सही हैं। उस समय मैं पहले से ही एक अपंग था, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प किसी के शरीर पर कब्जा करना था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पहले से ही एक अपंग था, तो मेरे लिए ये कैसे संभव था? मेरे शरीर को छोड़ दिया और किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया, इसलिए मेरे एक दोस्त ने मेरी आत्मा के एक हिस्से को तलवार के अंदर सील करने में मेरी मदद की। मैं तुम्हें अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने दूंगी। ये जियो ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और म्यू चेन की आत्मा की ओर देखा। तुम मुझे अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने दोगे? लड़के, मत भूलो, भले ही मैं अपंग था लेकिन फिर भी मैं मार्शल सम्राट दायरे के चरम पर एक मार्शल कलाकार था। तुम्हारे जैसा एक छोटा बच्चा कैसे हो सकता है जो कि है क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के तीसरे चरण में? क्या मुझे रोका जाएगा? म्यू चेन की आत्मा ने ये जियो का मजाक उड़ाया और उस पर हंसे। ओह, क्या ऐसा है? आप पीछे क्यों नहीं मुड़ते ताकि आप कुछ अद्भुत देख सकें? ये जियाओ उसे देखकर मुस्कुराया। म्यू चेन ने ये जियाओ की मुस्कान को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह पीछे मुड़ा और सिर उठाया। क्या बकवास है? एक ड्रैगन? किसी व्यक्ति की चेतना के समुद्र के अंदर एक ड्रैगन का अस्तित्व कैसे संभव है? वहां एक अजगर को देखकर म्यू चेन डर गया। सब कुछ संभव है। अब मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेजता हूं। ये जियो फिर उसे देखकर मुस्कुराया। लेकिन इस बार म्यू चेन की आत्मा को ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अध्याय 59 स्पष्टीकरण। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन इस बार म्यू चेन को ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। नहीं नहीं, रुको, एक क्षण रुको कृपया। मुझे बाहर जाने दो और मैं तुम्हें बहुत लाभ दूंगा। म्यू चेन पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वह ये जियाओ को जीने के लिए कुछ लाभ देना चाहता था, लेकिन ये जियाओ ने फिर उसकी ओर देखा भी नहीं। आप मुझे लाभ देना चाहते हैं? तुम जैसी खंडित आत्मा मुझे कैसे लाभ पहुंचा सकती है? मेरे पास पहले से ही स्वर्गीय मोती है, मुझे आपकी छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है। लालच से खाना। गर्जन। ये जियाओ ने स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन की शक्ति का उपयोग किया और अचानक उसकी चेतना के समुद्र में एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन, जिसकी आंखें बंद थीं, उसने अचानक अपनी आंखें खोली जो सुनहरे रंग की थीं और फिर उसने अपना मुंह खोला। म्यू चेन, जो अभी भी ये जियाओ से भीख मांग रहा था, किसी प्रकार के चूषण बल द्वारा स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के मुंह में खींच लिया गया था। ये जियाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आत्मा थोड़ी मजबूत हो रही है और फिर उसे लगा कि उसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का प्रारंभिक चौथा चरण। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का मध्य चौथा चरण। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का अंतिम चौथा चरण।
क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का प्रारंभिक 5वां चरण। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचने के बाद ये जियो की खेती अंततः बढ़ना बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है? मू चेन की आत्मा को खाकर मेरी खेती इतनी बढ़ गई। क्या किसी की आत्मा को खाकर मेरी खेती को बढ़ाना वास्तव में संभव है? लेकिन मेरी आत्मा भी मजबूत हो गई। कैसे? ये जियाओ को उलझन महसूस हुई, बहुत उलझन। उसे उत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपने प्रश्न अपने सिर के पीछे फेंक दिए। उसे अचानक याद आया कि बाहर अभी भी लड़ाई चल रही है, तो वह तुरंत होश में आया और देखा कि ली यून और उसके अन्य 4 साथी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी राक्षस को देख रहे हों। ये जियाओ को फिर से भ्रम हुआ और फिर उसकी नज़र 3 सूखी लाशों पर पड़ी। ये तीनों लाशें सचमुच पूरी तरह सूख चुकी थीं। लाशों के शरीर पर कुछ भी नहीं बचा था। ये जियाओ को ये लाशें परिचित लगीं और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। वह जोर से चिल्लाया, ये दागदार चेहरे और उसके 2 साथियों की लाश है। ये जियाओ को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसने ली यून और उसके समूह की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आप सचमुच नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ? ली यून ने अपने चेहरे पर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आपसे पूछता कि यहाँ क्या हुआ? ये जियाओ ने अपने सामने वाले लोगों के व्यवहार के कारण ली यून को कुछ गुस्से से देखा। तो आप वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते? ली यून ने फिर कुछ ऐसा कहा जिससे ये जियो और भी अधिक नाराज हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब ली यून ने ये जियाओ का नाराज चेहरा देखा तो जल्दी से कहा, दरअसल आपके द्वारा उस दागदार चेहरे के हमले को रोकने के बाद उसने फिर से आप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आने वाला दबाव एक बार फिर बढ़ गया। हम सभी अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गए। लेकिन जब दाग वाले चेहरे ने आपके अनुपस्थित दिमाग वाले चेहरे को देखा, उसने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की, इसलिए उसने अपने 2 साथियों को इशारा किया जो आपके पास थे और उनमें से 3 ने खड़े होने और आपकी ओर बढ़ने के लिए संघर्ष किया। दबाव इतना भयानक था कि वे तीनों नहीं उठे। उनके पास अपने हथियारों से आप पर हमला करने की ताकत है, इसलिए उन्होंने आप पर अपनी मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन ठीक उसी समय जब उनकी मुट्ठियों ने आपको छुआ तो वे पूरी तरह से सूखी हुई लाशों की तरह हो गए। और जब दागदार चेहरे के अन्य साथियों ने देखा तो क्या हुआ उनके साथ ऐसा हुआ। वे सभी भाग गए। हम पहले से ही बहुत थके हुए थे और हमारे पास कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए हमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ली यून ने समझाया। ओह, तो यहाँ यही हुआ है। ये जियाओ ने यह महसूस करने के बाद कहा कि वहाँ क्या हुआ था। उसे ये भी समझ आ गया कि इतने कम समय में उसकी खेती इतनी क्यों बढ़ गई। तो मेरी साधना म्यू चेन की आत्मा के कारण नहीं बल्कि इन तीनों के कारण बढ़ी। म्यू चेन की आत्मा ने ही मेरी आत्मा को मजबूत करने में मेरी मदद की। जब हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन म्यू चेन की आत्मा को खा रहा था तो उसने इन्हें भी निगल लिया। 3 युवाओं की साधना और ऊर्जा उन्हें सूखी लाशों में बदल देती है और केवल इसके कारण मेरी साधना बहुत तेजी से बढ़ी। क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 3रे चरण से 5वें चरण तक पहुंच गई। ये जियाओ अब सब कुछ समझ गया जो यहाँ हुआ था। भाई हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस पल वास्तव में क्या हुआ था? ली यून एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंततः पूछा कि वह किस बारे में जानना चाहते हैं। कुछ नहीं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये सब इस तलवार के कारण हुआ हो। ये जियाओ को उत्तर देना कठिन लगा, लेकिन फिर यदि उसने ली यून द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इससे ली यून को उस पर संदेह हो जाएगा। और यह आखिरी चीज थी जो ये जियाओ घटित करना चाहता था। ये सब स्वर्गीय मोती के रहस्य से संबंधित था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसी कहानी बनाई जो आधी सच्ची थी। इस तलवार से संबंधित ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनकर ली यून और उनके साथी भ्रमित दिखे। हाँ, इस तलवार से संबंधित। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, क्या आपने रिवरसाइड सिटी के पास जंगल में दिखाई देने वाली कब्र के बारे में सुना है? हाँ, हमने इस कब्र के बारे में सुना है, लेकिन हम वहां नहीं गए क्योंकि हमने सुना था कि कब्र के अंदर बहुत खतरा है। 1 मिनट रुकिए, मुझे मत बताए। ली यून ने अपना सिर हिलाया और जब वह ये जियाओ को जवाब दे रहा था तो उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने आश्चर्य से ये जियाओ की ओर देखा।
अध्याय 60 शापित हथियार। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। ये जियाओ ने ली यून की ओर देखा और अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी कब्र में प्रवेश करने वालों में से एक था। वहां मुझे यह आत्मा तलवार मिली। आत्मा तलवार। ली यून और उनके अन्य 4 साथियों ने जब 2 शब्द स्पिरिट स्वॉर्ड सुने तो वे आश्चर्यचकित हो गए। क्या आप कह रहे हैं कि तलवार, आपके हाथ में ये तलवार एक स्पिरिट रैंक हथियार है? ली यून के 4 साथियों में से एक ने कांपती आवाज में पूछा। ली यून सहित ली यून का समूह, सभी की आंखें लालची रोशनी से चमक उठी। उन सभी ने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वे किसी खजाने को देख रहे हों। ये जियाओ ने उनकी आंखों में उत्साह के साथ साथ लालच भी देखा। उन्हें देखने के बाद उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ, और यह कोई निम्न स्तरीय स्पिरिट हथियार नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तरीय स्पिरिट रैंक हथियार है। यह तलवार एक उच्च स्तरीय स्पिरिट तलवार है। एक उच्च स्तरीय आत्मा तलवार। अरे बाप रे! बड़े भाई, बताओ, मैं सपना देख रहा हूं ना? मैंने अपने पूरे जीवन में एक लो टियर स्पिरिट तलवार भी नहीं देखी और यहां मेरे सामने एक हाई टियर स्पिरिट तलवार है। यह मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। वे सभी आपस में जोर जोर से बातें करने लगे। यहां तक कि ली यून भी शांत नहीं रह सका और वह लगातार ये जियाओ के हाथ में तलवार को देखता रहा। उनके चेहरे के भाव भी लगातार बदलते जा रहे थे। यहां तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि इस वक्त उसे किस तरह का एहसास हो रहा है। और ये जियाओ की नज़र में ये सब सामान्य था। यहां तक कि जब पहली बार उसके हाथ स्पिरिट तलवारों की जोड़ी लगी तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। एजियो ड्रैगन देश में हर कोई पहले से ही यह व्यापक रूप से जानता था कि केवल 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के संप्रदाय नेताओं के पास उच्च स्तरीय आत्मा रैंक हथियार है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आम लोग या यहां तक कि बड़ी हैसियत वाले लोग भी अपने पास हाई टियर स्पिरिट रैंक हथियार रख सकें। और अभी हथियार का ये स्तर कुछ आम लोगों के सामने था। वे कैसे नहीं हटेंगे? ये जियाओ उन 5 युवकों की भावना को पूरी तरह से समझ गया जो अभी भी उसके हाथ में तलवार को देख रहे थे। जैसे ही उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी, उसने अचानक अपने होंठ मोड़ लिए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, यह एक हाई टियर स्पिरिट रैंक तलवार है। लेकिन यहाँ बात यह है कि जब मैंने पहली बार इस तलवार को अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो गया है, लेकिन उस समय मैं यह नहीं बता पाया कि क्या हुआ। इस तलवार के साथ गलत था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इस तलवार में क्या खराबी है। आप सभी पहले ही देख चुके हैं कि कैसे इस तलवार ने 3 जीवित व्यक्तियों को निगल लिया और उन्हें सूखी लाशों में बदल दिया। मुझे लगता है कि यह तलवार एक शापित हथियार है। ये जियाओ ने उन पर पानी से भरी बाल्टी फेंकी। उनकी मुस्कुराहट और उनकी सारी खुशी की अनुभूति अचानक एक साथ रुक गई। एक शापित हथियार। वे सभी कुछ कदम पीछे हट गए, मानो उन्होंने अपने सामने कोई विशालकाय सांप देख लिया हो। ये देखकर ये जियाओ ने छुपी हुई मुस्कान बिखेरी और कहा, वह भयानक दबाव, वह भी इस तलवार से निकला था। ठीक है। जब उन्होंने ये जियाओ को सुना तो उनके दिमाग में उस भयानक दबाव की याद आ गई और वे फिर से डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए। भाई ली, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं ये हाई टियर स्पिरिट रैंक तलवार तुम्हें एक उपहार के रूप में दूंगा जब तुम मुझे वह सब कुछ बताओगे जो तुम जानते हो, जो मुझसे और 5वें बुजुर्ग ये फैन से संबंधित है। ये जियाओ फिर से ली यून को देखकर मुस्कुराया। ली यून ने ये जियाओ की मुस्कान देखी और रोने का मन किया। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं भाई? ये मैं आपसे इतना कीमती उपहार कैसे स्वीकार कर सकता हूं? आप इस तलवार को अपने पास रख सकते हैं। मुझे अभी तलवार की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही एक तलवार है। हाँ हाँ। ली यून ने जल्दी से ये जियो से कहा और नकली हंसी के साथ हंसा। तुम्हें ये शापित तलवार नहीं चाहिए तो फिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? क्या आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ आप ही स्मार्ट हैं? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं इस शापित तलवार से मर जाऊं? हम्फ, मैं ये तलवार लेने वाला मूर्ख नहीं हूं। हालांकि यह तलवार एक उच्च स्तरीय स्पिरिट रैंक हथियार है, लेकिन यदि यह एक उच्च स्तरीय स्पिरिट रैंक हथियार है तो क्या होगा? कोई मूर्ख ही यह हथियार उठाएगा। ली यून के दिल में कई तरह के बेतरतीब विचार उभरे।
ये जानने के बाद कि यह एक शापित तलवार है और किसी जीवित व्यक्ति को निगल सकती है, उसने इस तलवार को लेने का विचार पूरी तरह त्याग दिया। ओह, क्या ऐसा है? कितने अफसोस की बात है। ये जियाओ ने अपने हाथ में तलवार को देखते हुए दया की सांस ली, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तुम सब सचमुच सोचते हो कि तुम सब मिलकर मेरी तलवार छीन सकते हो? अब मुझे तुम सब से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप सभी ने वास्तव में मेरे झूठ पर विश्वास किया। ये जियाओ के दिल में भी इस तरह के विचार उभरे। फिर उसने स्पिरिट तलवार को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया और कहा, यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है मैं इसे अभी बेच दूंगा। तो आप वास्तव में मुझे ये शापित हथियार देने की योजना बना रहे थे, हो? ली यून ने तुरंत अपने दिल में ये जियो को कोसा, लेकिन सतह पर चुप रहा। उस भयानक दबाव और उन 3 सूख चुकी लाशों के बारे में सोचते ही वह फिर से कांप उठा। यहां तक कि उन्हें उन पर इस प्रकार की भयानक मृत्यु मरने पर दया भी आई। ऐसी मौत के बारे में सोचना ही उसके लिए काफी था कि वह इस तलवार को छूना तो दूर, उसे अपनी तलवार भी नहीं मानता था। भाई, ये अब हम क्या करें? मेरा मतलब इन लाशों से है। ली यून ने ये जियाओ से पूछा कि 3 सूखी लाशों को दया से देखते हुए क्या करना चाहिए। ये लोग उन्हें लूटने के लिए यहां आए थे। उन्होंने ये जियाओ, ली यून और अन्य 4 को मारने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वे खुद मारे गए।